यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। पहले तो एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ भारत को पिछाड़ दिया है क्रिकेट के मैदान में। थोड़े दिन पहले हमारे T20 में भी लड़कों ने भारत को बड़ी शर्मनाक शिकस्त दी थी। उससे पहले बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने 10 विकेटों से मारा था इनको वर्ल्ड कप में और इनका रिकॉर्ड तोड़ा था और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया भी था। अब एक और रिकॉर्ड है आपके सामने रखते हैं, जो वर्ल्ड 11 बनी है इस साल के लिए 2022 के लिए T20 क्रिकेट की। उसका कैप्टन किसी और को नहीं, पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया है। यानी इससे पहले विराट कोहली का और महेंद्र सिंह धोनी का जो है वो तोती बोलता था क्रिकेट की दुनिया में और T20 में ख़ास तौर पे, लेकिन अब बाबर आजम कैप्टन है वर्ल्ड 11 के T20 जो टीम है उसके लिए। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 और खिलाड़ी इस 11 खिलाड़ियों की टीम के अंदर शामिल हैं। यानी दुनिया के जो बेहतरीन 11 खिलाड़ी हैं उनमें 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मैं ज़रा टीम आपके सामने रखता हूं, फिर बताता हूं भारत के साथ क्या हुआ है। सबसे पहले जो ओपनर है उसमें जॉस बटलर, ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है। मोहम्मद रिजवान बतौर ओपनर और विकेट कीपर। बाबर आजम कैप्टन और बैट्समैन। और उसके बाद एडन मार्करम, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। और मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। उसके बाद वनेंदु हसारंगा, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। और उसके बाद तबरेज़ शम्सी साउथ अफ्रीका का बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। और जोश हैज़लवुड, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। और ये एक और है मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। और फिर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का एक और प्लेयर। यानी पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स T20 की वर्ल्ड क्लास टीम का हिस्सा है और कैप्टन भी पाकिस्तान का है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है जिसके 3 प्लेयर्स T20 की वर्ल्ड 11 का हिस्सा है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसके 2 प्लेयर्स, एक बैट्समैन और एक बॉलर, ये T20 वर्ल्ड 11 का हिस्सा है। और उसके बाद एक प्लेयर जो है वो इंग्लैंड का है, एक प्लेयर श्रीलंका का है और एक प्लेयर बांग्लादेश का है। भारत का एक भी खिलाड़ी वर्ल्ड 11 का हिस्सा नहीं बना। सबसे बड़ी दुनिया की कौन करवाता है T20 लीग जो है? इंडिया। IPL कौन करवाता है? इंडिया करवाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। सबसे ज़्यादा पैसा किस बोर्ड के पास है? इंडिया के पास। सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों के ऊपर पैसे कौन खर्च करता है? इंडिया। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर पैसे कौन खर्च करता है? इंडिया। सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्रिकेट कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया भर के प्लेयर्स को ले जाके ट्रेनिंग कौन करवाता है अपने प्लेयर्स की? इंडिया। और वर्ल्ड T20 टीम के अंदर एक भी प्लेयर नहीं है। यह है तकब्बुर और गरूर का नतीजा। भारत अपने आप को कुछ और ही समझ रहा था और पाकिस्तान ने अंदर ही अंदर मेहनत की। पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स अब उस टीम का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। आप सबको बहुत मुबारक हो। वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर नहीं है और न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर नहीं है, उनका सिक्योरिटी का मसला है मेरे ख्याल में। और अफगानिस्तान का भी कोई प्लेयर इसके अंदर शामिल नहीं है। एक और ख़बर मेरे पास आई है, ये पाकिस्तान के अंदर से है, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में है। और उस्मान बुज़दार की ख़बर जो है वो आपको पता है कि बड़ी शानदार ख़बर आई है। और ख़बर ये है कि जितने भी वज़राए आला हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सबसे बेहतर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं। और ये एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे के ज़रिए से ये बताया गया है, यानी 3 साल कारकर्दगी में सबसे अच्छे वज़ीर आला हैं। ये सर्वे किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, IPOR। अब ज़रा आप अपना कंप्यूटर निकाल लें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसके अंदर क्या खोल कर देखना है। आपको पता चलेगा कि ये सर्वे किया किसने है। लेकिन उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे हैं। सर्वे के मुताबिक 45% राय देने वालों ने कारकर्दगी के लिहाज से उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा वाले दूसरे नंबर पे, सिंध के मुराद अली शाह तीसरे नंबर पे, बलूचिस्तान के मीर अब्दुल कदूस बेजंजो चौथे नंबर पे रहे। तो 41% जो है वो गए वज़ीर आला महमूद खान के साथ, 38% गए मुराद अली शाह के साथ और बलूचिस्तान वाले के साथ 32% ने कहा कि ये बेहतर है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी और डेवलपमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो सबको पीछे छोड़ दिया। और इसी मौके पर उस्मान बुज़दार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया था। लेकिन मीडिया वालों ने ये रिपोर्ट किया कि हमें तो अंदर बुलाया ही नहीं, एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज दी कि जनाब इसको चला दें आप जाके। तो कारकर्दगी का आप अंदाज़ा करें कि वो फेस तक नहीं कर पा रहे मीडिया को, उनकी इतनी शानदार कारकर्दगी है।
और एक और कारकर्दगी का नमूना मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर ज़रा देखें आप गौर से। ये उस्मान बुज़दार साहब खड़े हैं, उनके साथ ये एक ऑफिसर खड़े हैं जो उनको एक फ़ाइल दे रहे हैं, और साथ उनके जो है राजा बशारत साहब हाथ बांध के खड़े, बाकी कुछ और उनके साथी उनके साथ हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये तस्वीर में ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऑनर है, कोई बहुत बड़ा एजाज़ है जो एक तकरीब में उस्मान बुज़दार साहब को दिया जा रहा है या उनसे लिया जा रहा है, और ये कोई एजाज़ की बात लग रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ाइल जो उस्मान बुज़दार साहब को दी जा रही है ये है क्या। ये दरअसल उन 23 लोगों की मौत की रिपोर्ट है जो पंजाब हुकूमत की और इंतज़ामिया की नाअहली और काम ना करने की वजह से, सुस्ती और काहली की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से बरी की सड़कों के ऊपर उस रात मारे गए, बेमौत मारे गए। ये वो जो मरी के अंदर लोग इंतकाल कर गए थे, उनके इंतकाल की वजूहात के ऊपर किस किस ने कहाँ कहाँ नाअहली की, बैड गवर्नेंस का कितना हिस्सा था, कौन कौन उसके लिए ज़िम्मेदार था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है। बजाय इसके कि खामोशी के साथ ये रिपोर्ट वज़ीर आला को दी जाती, वो स्टडी करते और उसके ऊपर काम करते, वो बाकायदा उसको ऐसे वसूल कर रहे हैं जैसे कोई अवार्ड वसूल कर रहे हैं। यानी जिस वज़ीर आला को इस बात का भी आइडिया नहीं है या उनकी टीम को कि रिपोर्ट किस नौइयत की है और उसको किस तरीके से वसूल करना है। यानी ऐसा तो नहीं है कि जो कोई किताब लिख कर लाए हैं या कोई रिसर्च पेपर उन्होंने छाप दिया है या कोई कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो ला रहे हैं। ये तो एक नाअहली की और एक काहली की, एक सुस्ती की, एक बैड गवर्नेंस की और एक बददियानती की रिपोर्ट है जिसको इस तरह एक तकरीब के अंदर बाकायदा प्रेजेंट किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को जो वज़ीर आला के आसपास है। अब आप आ जाएं वज़ीर आला की मकबूलियत वाले सवाल की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये कह रहे हैं एक ऐसे इदारे वाले जिस इदारे के ऊपर अब कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इदारा बहुत बड़ा है और इदारा बहुत तगड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, IPOR। अगर आप इनके फेसबुक पर जाएं तो इनको 1009 लोग फॉलो करते हैं। इतना बड़ा इदारा है कि इस इदारे को फेसबुक के ऊपर 1009 लोग फॉलो करते हैं। और ये इदारा वजूद में आया फेसबुक पे, कब आया? इसकी तारीख है 9 जुलाई 2018। यानी 9 जुलाई 2018 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, उसी दौरान में ये इदारा बनता है फेसबुक के ऊपर। फिर ट्विटर के ऊपर ये कब आया? अक्टूबर 2019 में इस इदारे ने अपना ट्विटर के ऊपर भी अकाउंट बनाया। ट्विटर के ऊपर इस इदारे के फॉलोअर्स की तादाद मैं आपको बताता हूँ, और वो है पूरी 145। तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये जो इदारा क्लेम कर रहा है, मैंने इससे पहले इस इदारे का कोई सर्वे नहीं देखा। मैं सहाफ़ी हूँ, हर दफ़ा सर्वेज आते हैं, लेकिन मैंने इस इदारे का नाम पहली दफ़ा सुना है। पहले तो मैं हैरान हो गया कि उस्मान बुज़दार साहब सबसे मकबूल हैं। इस तरह का फिर एक इदारा मैं भी बना लेता हूँ और बना के कल को कह देता हूँ कि कोई भी साजा गामा, मैं ये कह देता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, तो क्या कोई यकीन कर लेगा? ऐसे नहीं होता। वैसे मुकाबला उनका पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला का मुकाबला पंजाब के वज़ीर आला के साथ करवाएं आप देखें कि शहबाज शरीफ बेहतर थे, उस्मान बुज़दार बेहतर थे या परवेज़ इलाही बेहतर थे। ये मुकाबला करें ना आप। अब कायम अली शाह साहब के साथ या मुराद अली शाह साहब के साथ मुकाबला उनका आपस में करवाएं। यानी पीपल्स पार्टी के साथ आप किसी का मुकाबला करवा के कितनी बड़ी ज़्यादती करते हैं कि सिंध की हुकूमत के साथ आप मुकाबला करा रहे हैं किसी भी वज़ीर आला का। ये बनता है वैसे कि सिंध के वज़ीर आला के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है, वो अपनी खसूसियात में यकता है। उनका मुकाबला सिर्फ कायम अली शाह साहब का और मुराद अली शाह साहब का हो सकता है, उनका किसी के साथ मुकाबला ना करवाया जाए। हाँ, पंजाब का अगर मुकाबला करवाना है तो आप करवाएं शहबाज शरीफ का, उस्मान बुज़दार का, और मुकाबला करवाएं आप परवेज़ इलाही का। पता चल जाएगा कौन बेहतर है। तारिक जुनैद साहब हैं इसको जो लीड करते हैं। 5 ट्वीट इन्होंने किए हैं 2019 से लेकर अब तक अपने ट्विटर पे। एक सवाल इन्होंने डाला था, उसका जवाब ही किसी ने नहीं दिया आज तक। मैं वो देख रहा था कि लोग इनके सवालों के जवाब तो देते होंगे, तो वहाँ जवाब भी नहीं दिया। यानी हर साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 साल हो गए हैं, तो 3 सालों में अगर 1 साल के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो इनको 1 साल के अंदर लगभग कुछ 45 के करीब फॉलोअर्स मिलते हैं। यानी आप ये समझ लें कि हफ्ते में 1 फॉलोअर मिलता है, 1 हफ्ते में 1 फॉलोअर। तो ये किस तरह का इदारा है? ये किस तरह के सर्विस कर रहे हैं? इनके दफ्तर कहाँ पे हैं? बड़ा सवाल है। ये काम किस तरीके से करते हैं? बड़ा सवाल है। ये डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? बड़ा सवाल है। वो डाटा किस तरह कंपाइल करते हैं? बड़ा सवाल है। उस डाटा तक क्या रसाई दे सकते हैं? बड़ा सवाल है।
अगर ये इदारे वाले चाहते हैं कि मेरे साथ रब्ता करें तो ज़रूर करें, मेरे साथ अपना पूरा डाटा शेयर करें, मैं अपनी टीम के साथ उसका एनालिसिस करूंगा और सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहूँगा कि उस्मान बुज़दार सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, अगर तो इनका सर्वे ठीक है तो। और दूसरी बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब की मकबूलियत का असल पता चलेगा 15 मई 2022 को, जब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तब पता चलेगा कि पंजाब के लोग उस्मान बुज़दार साहब से कितने खुश हैं और 45% वोट उनको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ये पता चल जाएगा इसी साल 15 मई 2022 को। तो ये तो होगी ये खबर। उधर राणा शमीम साहब और उनके साथी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आपको पता है 20 तारीख आने वाली है, अब आज 20 तारीख है बल्कि, और राणा शमीम साहब की प्रोसिक्यूटर तब्दील करने की दरख्वास्त आ गई है। वो ये कहते हैं जी प्रोसिक्यूटर जो है उनको तब्दील कर दें, और ये प्रोसिक्यूटर मुझे सज़ा दिलवा के हुकूमत से शाबाश लेना चाहते हैं, और इनका रवैया मेरे खिलाफ जारहाना है, और पीटीआई हुकूमत को खुश करना चाहते हैं मुझे सज़ा दिलवा कर। एक तो प्रोसिक्यूटर के खिलाफ हो गए, दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ़र्द जुर्म आयद करने की बजाय बयान हल्फी की इंक्वायरी करवा लें। यानी जो मैंने बयान हल्फी दिया, तो इंक्वायरी तो इस बात की होनी चाहिए कि जनाब आप बाहर क्यों गए, आपने बयान हल्फी बाहर जाकर क्यों दिया, फिर वो बाहर से जो खबर लग रही है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने बयान हल्फी अकेले में नहीं दिया, आप एक और दफ्तर में गए, वहाँ पे बाकी लोगों की मौजूदगी में आपने बयान हल्फी दिया। फिर ये भी होना चाहिए कि जिस जज साहब का आपने नाम लिया वो मुअज़्ज़िज़ जज छुट्टियों पे थे, फिर आपने उनका नाम बयान हल्फी के अंदर क्यों लिया। यानी आप कैसे ले सकते हैं कैसे जज का नाम। तो इस तरह के इल्ज़ाम, और आप इनको साबित कैसे करेंगे, साबित तो फिर आपको करना पड़ेगा, बारे सबूत आपके ऊपर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इंक्वायरी होगी तो ऐसे होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जब बुनियादी फैक्ट ही गलत हैं, जब चीज़ ही गलत है, जब जिसका नाम लिया जा रहा है वो बंदा मौजूद ही नहीं है, तो फिर तो यही होगा ना, फिर तो तौहीन अदालत ही लगेगी। और इससे भी बचने के लिए अब राणा शमीम साहब और जंग ग्रुप के लोग जो हैं वो हाथ पाँव मार रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बहुत सारी खबरें भी छुपवाई थी और मुख्तलिफ तंजीमों से कह के प्रोटेस्ट भी करवाए थे कि सहाफ़ियों को ना ये किया जाए ना वो किया जाए। क्या ऐसी खबर देने के बाद अमेरिका और बरतानिया में कोई सहाफ़ती इदारा बच सकता है, या कोई सहाफ़ी जो है उसको इस्तिस्ना मिल सकता है? नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तौहीन अदालत की। तो वही कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान में। जिन मुल्कों की आप मिसालें देते हैं फिर वैसा कानून भी यहाँ पे आने दें। अब एक और खबर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के रेफरेंस से। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा दलेर वाक़े हुए हैं। वो बातें जो दिल में होती हैं सियासतदानों की नॉर्मली वो कहते नहीं हैं, लेकिन बिलावल ऐसे बात कर देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शाहरुख जतोई के मामले पर एक स्टेटमेंट दिया है और दिल की बात ज़ुबान पर आ गई है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहरुख जतोई के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट से पहले ही सिंध हुकूमत को उन्होंने बड़ी ज़िम्मा करार दे दिया। एक तो उन्होंने कहा शाहरुख जतोई के जेल के बजाय अस्पताल में रहने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। यानी एक बंदा जेल से निकलता है, जाली लेटर पे निकलता है, बगैर किसी बोर्ड के निकलता है, वजारत जो है वो वज़ीर आला के पास है, और वो बंदा वजारत दाखिला की इजाज़त के बगैर एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो उसके बाप ने तकरीबन ख़रीदा हुआ है वो वहाँ पर रहता है और इन्जॉय करता है अपनी लाइफ। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यानी पंजाब के अंदर या किसी और सूबे के अंदर कोई छोटा सा वाक़या हो जाए तो कसूर जो है वो गवर्नमेंट का है और कसूर जो है वो वज़ीर आज़म, इवन वज़ीर आज़म का है। लेकिन अगर सिंध के अंदर जेल के कैदी अस्पतालों के अंदर अयाशी की ज़िंदगी गुजारें तो कसूर उनका नहीं है जिनके पास वजारतें हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नज़रिया है। उन्होंने कहा कि कमीशन हमने बना दिया है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम कैसा है। इस्लामाबाद की जेल हो, लाहौर की या फिर सिंध की जेल में 2 कानून चलते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि सिंध में 2 कानून चलते हैं जेल के अंदर। वो इसके खिलाफ है, वो किसी कातिल की मदद नहीं करना चाहेंगे। उनका कहना था शाहरुख जतोई समेत किसी भी कैदी को इलाज का हक है। अब यही तो रोना है कि शाहरुख जतोई को तो इलाज का हक है। जो सियासतदान जेल जाता है सीधा अस्पताल, जो ताकतवर आदमी जेल जाता है सीधा अस्पताल। कई सिंध के अंदर ऐसे कैदी रिपोर्ट हुए हैं जिनको जिस दिन सजा हुई वो जेल से सीधा अस्पताल गए, और जिस दिन सजा पूरी हुई या जमानत हुई उस दिन वहां से अस्पताल से वापस जेल जाते ही सीधा घर गए। उन्होंने एक रात भी जेल में गुजारना गवारा नहीं की।